हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो जैसे कि हमारी आरआरबी की जो सीरीज़ है फार्माकोलॉजी की एमसीक्यूज़ की, वो कंटिन्यू चल रही है। तो हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम और तो थोड़े से कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट, और हाँ, यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। जो भी लोग आरआरबी फार्मासिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं, उन वो जो अगर सेकेंड ईयर पे है तो वो कंप्लीट होने चाहिए, लाइसेंस्ड होने चाहिए, तभी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले 15 एमसीक्यूज ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर आरआरबी एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, और आप मेरे साथ साथ भी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गेट्स इट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। कौन सा नीचे दिया गया ऐसा कौन सा इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है इरिवर्सिबली। आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक है, एस्प्रिन है, या फिर नेप्रोक्सेन है। तो अगर आप लोग नए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है एस्प्रिन। क्यों है एस्प्रिन? देखिए, जो एस्प्रिन है वो इरिवर्सिबली कॉक्स को, साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो सारे के सारे रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में था इरिवर्सिबली। ठीक है, अब बात करते हैं एस्प्रिन की। तो एस्प्रिन इरिवर्सिबली तो कॉक्स को इनहिबिट कर ही रहा है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, साथ के साथ इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को और थ्रोम्बोक्सेन, जो हम TXA2 TXB2 हम आगे फर्दर पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में, उसको भी इनहिबिट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड एज प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर बाय ब्लॉकिंग एडीपी रिसेप्टर। कौन सा ड्रग है जिसको यूज किया जाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर की तरह, और वो बाय द ब्लॉकिंग, जिसके थ्रू वो किसको ब्लॉक करता है, एडीपी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। क्लोपिडोग्रेल, एस्प्रिन, हिपेरिन या फिर वारफेरिन। तो कौन सी ड्रग है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है बाय ब्लॉकिंग एडीपी रिसेप्टर। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई की है तो इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, क्लोपिडोग्रेल क्यों? क्योंकि क्लोपिडोग्रेल जो है वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है प्लेटलेट P2Y12 एडीपी रिसेप्टर्स को, इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट का जमाव हो रहा है वो इनहिबिट हो जाता है। वहीं अगर हम एस्प्रिन की बात करते हैं तो थ्रोम्बोक्सेन A2 को इनहिबिट करती है। वहीं अगर हिपेरिन और वारफेरिन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये कोगुलेशन पाथवे पे जाके एक्ट करती है, लेकिन क्लोपिडोग्रेल क्या करती है, इनहिबिट करती है प्लेटलेट P2Y12 एडीपी रिसेप्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमा। कौन सा नीचे दिया गया ड्रग एस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बैन है, बिल्कुल दे ही नहीं सकते हैं। एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, एम्लोडिपिन या फिर लोसार्टन। तो इसका आंसर जल्दी से गैस कीजिए, नीचे दिया गया कौन सा ड्रग एस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा प्रोपेनोलॉल। ठीक है, प्रोपेनोलॉल बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। रीजन क्या है? क्योंकि प्रोपेनोलॉल क्या है, हमारा नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, और ये जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं ये ब्लॉक करते हैं किसको, β2 रिसेप्टर्स को लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एस्थमा में क्या है भाई, एस्थमा में क्या कंडीशन हो रही है, इंसान पहले ही सांस नहीं ले पा रहा है, पहले उसको बहुत ज्यादा जकड़न महसूस हो रही है। ठीक है, तो प्रोपेनोलॉल इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जैसी कंडीशन लेकर आ जाता है और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन करता है अस्थमा की। वहीं अगर एटिनोलॉल की बात की जाए तो ये बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं, बट ये सेफ है, मतलब जनरली सेफ है, लेकिन इनको बहुत सावधानी के साथ अस्थमा में यूज करना चाहिए। एम्लोडिपिन का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है β2 रिसेप्टर्स पे, तो ये सेफ है। लोसार्टन की बात की जाए तो इसका कोई इफेक्ट हमें नहीं दिखता है, ब्रोंकस की जो मसल्स है, ब्रोंकस की स्मूथ मसल्स है, उनमें हम इसका रेस्पॉन्स नहीं देखते हैं, तो ये सेफ है। लेकिन प्रोपेनोलॉल इज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसुलिन प्रिपरेशन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। कौन सी इंसुलिन की ऐसी कौन सी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रिपरेशन है जिसका एक्शन बहुत तेजी से होता है? रेगुलर इंसुलिन है, एनपीएच इंसुलिन है, इंसुलिन लिस्प्रो है, या फिर इंसुलिन
ग्लार्गिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इंसुलिन लिस्प्रो। ठीक है, तो इंसुलिन की प्रिपरेशन जो कि बहुत तेजी से अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट इज इंसुलिन लिस्प्रो। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो इंसुलिन लिस्प्रो क्या है, एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, बहुत फास्ट अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है और बहुत फास्ट इंसुलिन एनालॉग है जिसका काम विद इन मिनट के अंदर शुरू हो जाता है। इधर दवाई ली और उधर 1-2 मिनट के अंदर इसका काम, इसका असर शुरू। और ये क्या है, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज का मतलब है, मान लीजिए आपने कोई फूड खाया, फूड खाने के बाद हमारी बॉडी क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ रहा है हमारे ब्लड के अंदर, उसको कंट्रोल करता है हमारा इंसुलिन लिस्प्रो। भाई खाना तो हम खा ही रहे हैं ना, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एनर्जी ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लिस्प्रो, क्योंकि विद इन मिनट के अंदर यूज हो रही है, विद इन मिनट के अंदर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। रेगुलर इंसुलिन क्या है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो हमें स्लो एक्शन नहीं चाहिए, हमें फास्ट एक्शन चाहिए। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एनपीएच की अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ठीक है, ये एक रेगुलर इंसुलिन है जिसको कंबाइन करते हैं प्रोटामीन के साथ। जो एनपीएच है ये हमारा क्या है, ये रेगुलर इंसुलिन है जिसको प्रोटामीन के साथ हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बनाते हैं और ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ग्लार्गिन की बात की जाए तो लॉन्ग एक्टिंग है, फास्ट एक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को हम लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगा, हाइपरकैलेमिया होगा या फिर वेट लॉस होगा। तो अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कंटिन्यू बहुत लंबे टाइम तक हम यूज करते चले जाएं तो इससे ओस्टियोपोरोसिस होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन कॉज होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी को लॉन्ग टर्म यूज करने से। तो क्रॉनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के यूज करने से क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, जो बोन का फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन साथ साथ क्या होगा, बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। बोन का रिजॉर्प्शन मतलब हमारी बॉडी जो मिनरल्स में टूट जाती है, ठीक है, उसका फंक्शन बढ़ जाएगा। तो पहले ही बोन ने बनना बंद कर दिया है, ऊपर से जो बची कुची है वो भी यूज हो जाएगी। तो बोन का रिजॉर्प्शन की वजह से ये क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस कॉज होगा। इसकी वजह से और भी क्या हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ऑप्शन में हाइपोग्लाइसीमिया था तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। ठीक है, वास्टिंग होगी। वास्टिंग का मतलब है जो मसल मास है बॉडी का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कुशिंगॉइड फीचर्स हो जाएंगे। कुशिंगॉइड फीचर का मतलब है जो स्किन है वो बहुत पतली हो जाएगी, जो फेस है वो मून फेस हो जाएगा, कुबड़ निकल जाएगा, हम्प जिसे बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कुशिंगॉइड फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके क्रॉनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। मेन है हमारा ओस्टियोपोरोसिस। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्चुअली कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया नहीं होगा। और यूजुअली वेट गेन होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, कुशिंगॉइड फीचर हो रहा है, मून फेस बन जा रहा है, ठीक है, हम्प बन जा रहा है, एक्स्ट्रा मास की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। कौन सा ड्रग है जिसको बहुत ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, कह सकते हो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट देना है तो। ठीक है, तो कौन सी ड्रग है जिसको प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन है तो प्रिफर ट्रीटमेंट क्या होगा, लिसिनोप्रिल होगी, मिथाइल डोपा, लोसार्टन या फिर इनालाप्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज वेरी सेफ फॉर द प्रेगनेंसी क्योंकि इसका एज सच कोई फीटस पे इफेक्ट नहीं दिखता है। और मिथाइल डोपा क्या है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी में सेफ है। वहीं अगर एसी इनहिबिटर की बात की जाए, जैसे कि अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिसिनोप्रिल है, एआरबीज हैं, एसी हमारे इनहिबिटर्स हैं, ये सारे के सारे वेरी वेरी डेंजरस फॉर द प्रेगनेंसी वुमेन इन हाइपरटेंशन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट्स प्लेटलेट कॉक्स एंड प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। कौन सा नीचे दिया गया ड्रग इनहिबिट करता है प्लेटलेट कॉक्स को और प्रिवेंट करता है थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को। एस्पिरिन,
वारफेरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर हिपेरिन। तो कौन सा ड्रग है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है, इनहिबिट करता है कॉक्स को, प्लेटलेट्स को, और थ्रोम्बस जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है उसके फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है। एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है इन कॉक्स को, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन के फॉर्मेशन को रोकता है और वहीं प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। ये अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले देखा है। वहीं अगर वारफेरिन की बात की जाए, हिपेरिन की बात की जाए तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स पे एक्ट करते हैं। वहीं अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात की जाए तो ये क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट नहीं करते प्लेटलेट और कॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drug is an angiotensin receptor blocker? कौन सा नीचे दिया गया ड्रग जो है वो ARB है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इनालाप्रिल है, रेमिप्रिल है, लोसार्टन है या फिर लिसिनोप्रिल है। तो आंसर हो जाएगा इसका लोसार्टन, ठीक है। ये जितने भी प्रिल वाले ऑप्शन हैं ये सब क्या है, हमारे ACE इनहिबिटर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा गया है, ARB पूछा गया है। तो लोसार्टन क्या है, ऐसी ड्रग है जो कि कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है। और इसमें भी एंजियोटेंसिन सेकेंड टाइप 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है, जिसका काम होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो वेसल्स के अंदर जकड़न हो रही है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसको इनहिबिट करता है। और एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, रेसिनोप्रिल की बात की जाए, लिसिनोप्रिल की बात की जाए तो ये क्या है, ACE इनहिबिटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजापीन पॉइजनिंग। पॉइजनिंग से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सा ड्रग हम देंगे बेंजोडाइजापीन पॉइजनिंग में। एट्रोपिन देंगे, नेलोक्सोन देंगे, फ्लूमाजेनिल देंगे या फिर फाइसोस्टिग्मीन देंगे। तो कौन सी ड्रग है जो कि बेंजोडाइजापीन पॉइजनिंग में यूज की जाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फ्लूमाजेनिल। तो फ्लूमाजेनिल ड्रग है जो कि बेंजोडाइजापीन की पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो उसका एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। और ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है। कॉम्पिटिटिव मतलब जहां पर बेंजोडाइजापीन ड्रग बाइंड करेगी वहीं उसी साइट पर जाके फ्लूमाजेनिल क्या करेगा, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा। और बेंजोडाइजापीन रिसेप्टर कौन से की बात हो रही है, गाबा ए रिसेप्टर की बात हो रही है। तो फ्लूमाजेनिल भी गाबा ए रिसेप्टर को ही बाइंड करेगा, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेगा, एंटागनाइज करेगा। वहीं अगर एट्रोपिन की बात की जाए तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसको ब्रेडिकार्डिया और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में यूज करते हैं, बेंजोडाइजापीन में यूज नहीं करते हैं। नेलोक्सोन की बात की जाए तो ओपियोइड ओवरडोज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वही अगर फाइसोस्टिग्मीन की बात की जाए तो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है, ये एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग में यूज करता है, बेंजोडाइजापीन की पॉइजनिंग में यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। कौन सा ड्रग है जो कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, मैं ऑनलाइन वैसे पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराया भी है। अगर कोई मुझे पहचान रहा है या फिर कोई इस क्वेश्चन को पहचान रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ड्रग है जो कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एटोरवेस्टेटिन है, जेमफिब्रोजल है, नियासिन है या फिर एजिटिमाइब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा एटोरवास्टैटिन्स। जो स्टैटिन्स है, स्टैटिन्स आपने सुना होगा, स्टैटिन्स क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं हम। तो स्टैटिन्स क्या करते हैं, HMG कोएंजाइम को, रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो एटोरवास्टैटिन कौन से क्लासिफिकेशन को बिलोंग करती है, स्टार्टिंग ड्रग को, जो कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। और इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस हो रही है हमारी बॉडी में उसको इनहिबिट करना। LDL जो फॉर्मेशन हो रहा है, LDL कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है उसको इनहिबिट करता है और कहीं ना कहीं HDL की अमाउंट को हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो जेमफिब्रोजल जो है ये फाइब्रेट को बिलोंग करता है, स्टैटिन्स को बिलोंग नहीं करता है। जिसका काम होता है PPAR अल्फा, ठीक है, उसको एक्टिवेट करना,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन में। कहने का मतलब है जो जैम फिब्रोजेल है ये क्या करता है, लिपिड के फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। वहीं अगर नियासिन की बात की जाए, कहीं अगर क्वेश्चन आए कि नियासिन का सेकंड नाम क्या है, तो विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं। ये क्या करता है, VLDL जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको रिड्यूस करते हैं, उसका फॉर्मेशन रिड्यूस करते हैं हमारे लीवर के अंदर। वहीं ये LDL को कम करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करते हैं। HMG कोएंजाइम से इनका कोई लेना देना नहीं है। एजिटिमाइब जो है वो इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होने को रोकता है, लेकिन HMG कोएंजाइम इसका कोई एज सच रोल नहीं है और लोअर करता है LDL को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ प्रोड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्रग। ठीक है, पहले तो प्रोड्रग पता होना चाहिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे दिया गया कौन सा ड्रग है जो कि प्रोड्रग है, इनालाप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, लिसिनोप्रिल है या फिर पेरिंडोप्रिल है। तो कौन सा ड्रग है जो कि प्रोड्रग है। तो प्रोड्रग क्या होते हैं, इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो आंसर इसका इनालाप्रिल। ओके, इनालाप्रिल क्या है हमारा, प्रोड्रग है। और प्रोड्रग क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसी ड्रग हैं जो कि हमारे लीवर में जाने के बाद एक्टिव होते हैं। ठीक है, अभी आपने लिया है तो इनएक्टिव फेज में है, लेकिन जैसे ही ये ड्रग हमारे लीवर के अंदर चली जाएगी तो तुरंत के तुरंत ये क्या हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगी। तो इनालाप्रिल क्या है, हमारा एक प्रोड्रग है जो कि लीवर से कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन सा एक्टिव फॉर्मेट बनाता है या फिर एक्टिव प्रोडक्ट क्या बनाता है, एक्टिव कंपाउंड क्या बनाता है, इनालाप्रिलेट। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि इनालाप्रिल का एक्टिव कंपाउंड क्या है, और उसका आंसर होगा इनालाप्रिलेट। वही अगर क्वेश्चन आता है रेमिप्रिल का एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, तो वो होगा रेमिप्रिलेट। ठीक है, वही अगर कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल की बात की जाए तो ये एक्टिव ड्रग है लेकिन प्रो ड्रग नहीं है। ठीक है, पेरिंडोप्रिल की बात की जाए तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्लास को बिलोंग करता है, लेकिन ये प्रो ड्रग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में, फिनेटोइन होगी, डायज़ेपाम होगा, कार्बामेज़ेपिन होगी या फिर वेलप्रोइक एसिड होगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी स्टेटस एपिलेप्टिकस में, और आंसर है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कंडीशन में यूज करते हैं। डायज़ेपाम होगी, लोराज़ेपाम होगी, ये सब क्या है, बेंजोडायज़ेपिन कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। और ये जितनी भी हमारे बेंजोडायज़ेपिन कैटेगरी को ड्रग बिलोंग करती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ये क्या हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। और स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है कि कंटिन्यू, बहुत जल्दी जल्दी और कंटिन्यू 3 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा एपिलेप्सी के एपिसोड्स आ रहे हैं। ठीक है, फटाक से एपिलेप्सी आ रही है, मिर्गी के दौरे 5 मिनट से ज़्यादा चले गए, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और बेंजोडायज़ेपिन ड्रग में कैटेगरी में डायज़ेपाम एंड लोराज़ेपाम, दो और भी कैटेगरी में ड्रग हैं, ये ड्रग यूज की जाती है एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि इनका क्या है एक्शन, रैपिड ऑनसेट है, फटाक से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम फिनेटोइन की बात की जाए तो ये प्रिवेंशन में काम करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिवेंशन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, दैट इज फिनेटोइन। वहीं अगर कार्बामेज़ेपिन की बात की जाए तो पार्शियल सीजर जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। वेलप्रोइक एसिड एब्सेंट सीजर और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए यूज किए जाते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। कौन सा नीचे दिया गया बीटा ब्लॉकर इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखता है, एटिनोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल या फिर मीटोप्रोलॉल। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। बीटा ब्लॉकर जो कि ISA एक्टिविटी रखता है दैट इज पिंडोलॉल। तो पिंडोलॉल क्या है, सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखता है, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई ड्रग है वो अपना एक्शन स्टिमुलेशन करने में भी हेल्प करती है और उसके एक्शन को इनहिबिट करने में भी काम करती है। तो ये होता है पार्शियली एक्टिव ड्रग। और हमारी जो प्रोपेनोलॉल है, पिंडोलॉल है, वो पिंडोलॉल ड्रग क्या करती है, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखती है जिसका पार्शियल एक्शन है। ठीक है,
और ये एक्टिवेट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। कहने का मतलब है ये दोनों तरीके का एक्शन रखती है, स्टिमुलेटर भी और ब्लॉकर भी। तो कहीं ना कहीं इसका जो हमें एक्शन दिखता है वो बहुत ज़्यादा हमें ब्रेडिकार्डिया में दिखता है, और अगर अदर बीटा ब्लॉकर से कंपेयर करें तो इसका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं कम करता है ब्रेडिकार्डिया को। वहीं अगर एडिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल की बात की जाए तो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, लेकिन इसके अंदर कोई आईएसए एक्टिविटी नहीं है और ये प्योर बीटा ब्लॉकर है, पार्शियली बीटा ब्लॉकर्स नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये ब्लॉक करता है बीटा रिसेप्टर्स को विदाउट स्टिमुलेटिंग इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। वहीं अगर मीटोप्रोलॉल की बात की जाए तो ये भी एक अलग बीटा ब्लॉकर है, लेकिन इसकी कोई इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है और ये कंसीडर किया जाता है सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की तरह। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच एंटी हाइपरटेंसिव कॉजेस फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। कौन सा ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है इन सब में से, चारों में से कौन सा ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, कैटेगरी कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन कॉज करता है, पहले ही डोज में, पहले ही खुराक में हाइपोटेंशन कॉज कर देगा। हाइपोटेंशन मतलब बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाना। क्या बीटा ब्लॉकर है, क्या एसी इनहिबिटर्स हैं, क्या अल्फा ब्लॉकर्स हैं जैसे कि प्राजोसिन, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो कौन सा ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव है जो कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन कॉज करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है अल्फा ब्लॉकर्स। जो अल्फा ब्लॉकर्स है लाइक प्राजोसिन, ये क्या करते हैं, ये पोस्टुरल हाइपोटेंशन पहली ही डोज में कॉज करते हैं। पोस्टुरल मतलब अगर आप बैठे हैं ना तो भी बीपी कम कर देगा, हाइपोटेंशन कॉज करेगा। वहीं अगर एसी इनहिबिटर की बात की जाए तो ये कफ और एंजियोएडिमा कॉज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, जैसे कि विरापामिल है ना, एडिमा कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायूरेटिक इज प्रिफर्ड इन सेरिब्रल एडिमा। कौन सा डायूरेटिक है जो कि सेरिब्रल एडिमा के लिए यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है? फ्यूरेसेमाइड है, मेनिटॉल है, स्पाइनोलेक्टोन है, या फिर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा डायूरेटिक सेरिब्रल एडिमा में प्रेफर किया जाता है? और आंसर हो जाएगा इसका मेनिटॉल। क्यों? क्योंकि मेनिटॉल क्या हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। अगर हम डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो मेनिटॉल हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, जिसका काम होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करना। जो सेरिब्रल एडिमा में जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको ये कम करता है। वहीं अगर फ्यूरेसेमाइड की बात की जाए तो पल्मोनरी एडिमा कॉज करता है। स्पाइरोलेक्टोन हमारा इस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और सीएचएफ रिड्यूस करता है। थायराइड्स हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा 15 क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये आरआरबी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, और साथ के साथ जो आरआरबी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी जहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पर ये मिले जुले क्वेश्चंस आए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे अपनी वीडियो को हम पॉज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आगे हम और 15 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे कोर फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।